आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि टाइम को मेजर करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो एंशियंट पास्ट में ह्यूमंस टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते थे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं और उसका टाइम पीरियड क्या होता है। हम स्पीड को डिफाइन करेंगे और स्पीड के फॉर्मूले का यूज़ करके स्पीड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम डेली ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं यानी कि इवेंट्स होते रहते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स को कंप्लीट होने में कम टाइम लगता है और कुछ दूसरे इवेंट्स को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब यदि हमें यह कंपेयर करना हो कि किस इवेंट को कंप्लीट होने में कम टाइम लगा है और किसको कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसके लिए सबसे पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि हम टाइम को मेजर करना जानें। आज के समय में टाइम को मेजर करना बहुत ही आसान प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। जैसे कि यदि हमें यह डिसाइड करना हो या यह पता करना हो कि किस इवेंट को कंप्लीट होने में कम टाइम लगा है, तो हम सिंपली अपने वॉचेस, अपने घड़ियों के द्वारा आसानी से यह डिसाइड कर सकते हैं। यदि आज के समय में कुछ फ्रेंड्स को यह डिसाइड करना हो कि लेट अस से 4 ओ क्लॉक पर हम इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए मिलेंगे, तो यह बहुत ही आसान प्रक्रिया दिखाई पड़ती है क्योंकि सबके पास वॉचेस हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले सभी लोगों की वॉचेस सिंक्रोनाइज्ड हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों की घड़ियों में एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर सेम टाइम दिखाई दे रहा होता है। इसीलिए यह बहुत ही आसान प्रक्रिया दिखाई पड़ती है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ मिल कर के और उस पर्टिकुलर टाइम पर हम एक एक स्पेसिफिक प्लेस पर इकट्ठे हो जाएं। लेकिन एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में, यह प्रक्रिया संभव नहीं थी क्योंकि ना तो कोई घड़ी अवेलेबल होती थी उस समय पर, ना ही कैलेंडर्स होते थे। पर्टिकुलरली जो किसान होते थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि बरसात का मौसम कब आएगा। इसके विपरीत आज के समय में यह सब कुछ बहुत ही आसान प्रक्रिया है क्योंकि हम कैलेंडर्स में देख कर के यह डिटरमिन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में बरसात का सीज़न आएगा, इस पर्टिकुलर मंथ में विंटर सीज़न आएगा। इसी तरह से जब हमें यह डिसाइड करना होता है कि एक रेस में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में से कौन विनर है, तो वहाँ पर भी हम वॉचेस का इस्तेमाल करके इजीली डिटरमिन कर पाते हैं कि किसने रेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है। इसी तरह से जब हमें यह डिटरमिन करना होता है कि हम लेट अस से कि 12 बजे मैथ्स का पीरियड होगा, तो यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जब वॉच में 12 बजे का टाइम दिखाएगा तो उस समय पर मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी। या फिर यदि हमें यह पता करना हो कि ट्रेन से ट्रेवल करते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में कितना समय लगा है, तो यह भी एक सिंपल प्रोसेस है क्योंकि हम अपनी घड़ी में टाइम को देख करके पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने में कितना समय लगा है। यदि हमें टाइम मेजर करना नहीं आता होता तो हमें बहुत मुश्किल होती कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करें। हम कैसे यह डिटरमिन करते अपने दोस्तों के साथ कि हम 4 बजे इस पर्टिकुलर जगह पर इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड में मिलेंगे और खेलने के लिए इकट्ठे होंगे। यह एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती। हम यह भी पता नहीं कर पाते कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने में कितना टाइम लगा है। टाइम को मेजर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम को मेजर करके ही हम यह पता कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, यानी कि हम उसके स्पीड को डिटरमिन कर पाते हैं। आज के समय में पूरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टाइम के ऊपर बेस्ड है। लेट अस से कि रेलवेज़ में हमें आज के समय में पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन एक पर्टिकुलर स्टेशन से कितने बजे चलेगी और किसी दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। इसी तरह से जब हमें कुछ भी कम्युनिकेशन मैसेज पहुंचाना होता है, लेट अस से कि एक टेलीविज़न सीरियल की ही हम बात करें या न्यूज़ के टाइम की बात करें, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पर
उसके कम्युनिकेशन को डिसाइड कर पाते हैं। लेट अस से कि न्यूज़ 9 बजे टेलीकास्ट होगा, तो यह आज के समय में बहुत ही आसान प्रक्रिया है कि यह शेड्यूल बना दिया जाता है कि इतने बजे ये प्रोग्राम चलेगा, और सब इजीली उस पर्टिकुलर टाइम पर उस प्रोग्राम को देख पाते हैं। यह सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि हमने समय के साथ टाइम को मेजर करना सीख लिया। प्राचीन काल में यह चीज़ संभव नहीं थी, इसीलिए पहले के समय में लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पुराने समय में ना तो वॉचेस होते थे और ना ही टाइम को मेजर करने के लिए कोई दूसरा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो किसानों को काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि कब बरसात का मौसम आएगा ताकि वो उस समय पर खेती करके अपनी उपज को बढ़ा सकें। इसीलिए समय को मेजर करने की रिक्वायरमेंट यानी कि नीड सबको महसूस होती थी। उस समय पर कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि नेचर में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो साइक्लिकल मैनर में अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि लोगों ने देखा कि रोज सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है। लोगों ने यह भी देखा कि आसमान में जो मून की अपीयरेंस है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, और मून की अपीयरेंस का यह पैटर्न कुछ समय के बाद फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे कि किसी समय पर पूर्णिमा होती है, फिर किसी समय पर आधा चांद दिखाई देता है आसमान में, फिर किसी समय पर अमावस्या आ जाती है, और जब पूर्णिमा होती है तो उसके बाद समय बीतने के साथ एक समय दोबारा से ऐसा आता है कि फिर से पूर्णिमा आती है। यानी कि आसमान में मून की अपीयरेंस एक साइक्लिकल पैटर्न को फॉलो करती है। इसी तरह से बुद्धिजीवी लोगों ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो सीजन्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से रिपीट होने लगते हैं। जैसे कि यदि गर्मी का मौसम है तो समय बीतने के बाद ऐसा होगा कि फिर सर्दी का मौसम आएगा, फिर बरसात का मौसम भी आता है, और इस तरह से वापस एक समय ऐसा भी आता है कि फिर से गर्मी का मौसम शुरू हो जाए। तो जब लोगों ने यह देखा कि नेचर में कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो एक साइक्लिकल मैनर में अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, तो इन साइक्लिकल इवेंट्स का इस्तेमाल करके लोगों ने टाइम को मेजर करना शुरू किया। जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त का इस्तेमाल करके लोगों ने डे को मेजर करना शुरू करा। इसी तरह से फेजेस ऑफ द मून का इस्तेमाल करके लोगों ने मंथ को मेजर करना शुरू करा, और इसी तरह से चेंज ऑफ सीजन्स का इस्तेमाल करके लोगों ने एक साल को मेजर करना शुरू करा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पुराने समय में लोग कुछ नेचुरल साइक्लिकल इवेंट्स का इस्तेमाल करके टाइम को मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल वो सनराइज या सनसेट का इस्तेमाल करके डे को मेजर करते थे, मून के फेजेस का इस्तेमाल करके मंथ को मेजर करते थे, और सीजन्स के चेंजिंग साइकिल को मेजर करके वो ईयर को मेजर करते थे। लेकिन इसके बाद भी एक डे के अंदर होने वाले छोटे छोटे इवेंट्स को मेजर करने के लिए छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करना ज़रूरी था, और ऐसा कर सकने में दिक्कत होती थी क्योंकि वॉचेस अवेलेबल नहीं थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसके द्वारा वो छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने में सक्षम हो गए। जैसे कि सनडायल एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती थी जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी, और उस इमेज के बेसिस पर लोग यह डिसाइड करते थे कि दिन का क्या समय हो रहा है। इसी तरह से छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए लोग वाटर क्लॉक का इस्तेमाल करते थे। वाटर क्लॉक फ्लो ऑफ वाटर के बेसिस पर वर्क करता था। यह दो तरीके का होता था। एक वो जिसमें कि वाटर जो है उसका आउटफ्लो होता था, और एक वो जिसमें कि एक फ्लोटिंग बाउल होता था जिसको कि एक बड़े वाटर के बीकर में रखा जाता था, और उसमें जब वाटर फ्लो इन करता था तो उस बेसिस पे ये डिसाइड होता था कि कितना समय खर्च हुआ है। लेट अस से इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि
वाटर क्लॉक के इस डायग्राम ए में दिखाया गया है, ये एक फ्लोइंग आउट टाइप वाटर क्लॉक है। मतलब कि एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कि वाटर भर के रखते थे, और नीचे एक होल होता था जिससे कि वाटर लीक होता रहता था। इस कंटेनर के ऊपर मार्किंग्स होती थी, तो जब वाटर धीरे धीरे लीक करके एक मार्किंग के लेवल से दूसरे मार्किंग पर पहुंचता था, तो यह डिटरमिन किया जाता था कि कि इस किसी भी इवेंट को होने में इतना पर्टिकुलर टाइम लगा है। अ, इसी तरह से, लेकिन जो ये जो वाटर का फ्लो आउट वाला जो क्लॉक था, इसमें दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे वाटर का लेवल नीचे चला जाता था, वैसे वैसे वाटर की जो फ्लो का रेट है वो प्रभावित होता था, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम थी। मतलब कि फ्लोइंग आउट टाइप जो वाटर क्लॉक था वो इतना एक्यूरेट नहीं था। इसीलिए एक फ्लोइंग इन, यानी कि जिसमें कि एक बीकर लेते थे जिसमें कि पानी भर देते थे, और उसके ऊपर एक छोटा मतलब छोटा बाउल रखते थे जिसके अंदर एक होल होता था, और वो बाउल उस वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता था, और उस होल के द्वारा पानी उसके अंदर धीरे धीरे जाता रहता था। जब धीरे धीरे पानी उस बाउल के अंदर पूरा भर जाता था, तो वो हैवी होकर के नीचे डूब जाता था। और उतन बेसिकली हम इस टाइम पीरियड को मेजर करके हम यह डिसाइड करते थे कि किसी भी इवेंट के होने में कितना समय खर्च हुआ है। तो ये जो फ्लोटिंग बाउल टाइप वाटर क्लॉक था, इसको घटिका यंत्र भी कहा जाता था। और जब पानी धीरे धीरे इस बाउल में भरना शुरू होता था, और एक समय आकर के जब ये पूरा भर जाता था और बाउल नीचे डूब जाती थी, तो उतने समय को हमें घटिका या घटी कहते थे। बेसिकली आज के समय के हिसाब से यह जो ये जो बाउल होता था उसके अंदर होल कुछ इस तरह से बनाया जाता था कि 24 मिनट के अंदर ये बाउल भर के डूब जाए। तो इस तरह से एक पूरे दिन के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर 60 घटिका, यानी कि 60 घटी, घटिका या घटी बोलते थे उसे, तो इतना समय होता था। मतलब कि एक 24 आवर्स में 60 बार ये बाउल भर के और डूब जाता था। फिर इसे निकाल करके और वापस से खाली करके फ्लोट करने के लिए रख देते थे। तो इस तरह से वाटर क्लॉक वर्क करता था। इसी तरह से लोगों ने एक आवर ग्लास बनाया था, जिसमें कि जैसा कि हम ऊपर दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें सैंड के फ्लो के बेसिस पर यह डिटरमिन किया जाता था कि किसी भी इवेंट के होने में कितना समय खर्च हुआ है। तो इसमें बेसिकली सैंड, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऊपर के बल्ब से गिरता हुआ नीचे के बल्ब में भरता जाता है। तो जब ये सैंड पूरा फ्लो होकर के नीचे के बल्ब में आ जाता था, तो हम ये डिसाइड करते थे कि इतना समय जो है वो इस इवेंट को होने में लगा है। तो इस हिसाब से हम मेजर करते थे कि किसी भी इवेंट को होने में कितना समय लग रहा है। इसी तरह से एक कैंडल क्लॉक हुआ करती थी, जिसमें कि एक कैंडल को जलाते थे और उस कैंडल के ऊपर मार्किंग्स होती थी, और जब एक पर्टिकुलर मार्किंग से जल करके जब कैंडल दूसरी मार्किंग पर पहुंचती थी, तो उससे यह डिसाइड किया जाता था कि किसी भी इवेंट को होने में इतना समय लग रहा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पुराने समय में लोग कुछ नेचुरल साइक्लिकल इवेंट्स का इस्तेमाल करके टाइम को मेजर करते थे। आज के समय में भी टाइम को मेजर करने का बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है। इसका मतलब यह है कि हम कुछ साइक्लिकल इवेंट्स को मेजर करके टाइम को मेजर करते हैं। साइक्लिकल इवेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो हम ऐसे ही इवेंट्स को लेकर के आज भी टाइम को मेजर करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज जो टाइम का मेजरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और हम बहुत ही छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने में सक्षम हैं। आज के समय में हम 1 सेकंड, यहाँ तक कि 1 मिली सेकंड या 1 माइक्रो सेकंड को भी मेजर करने में सक्षम हैं। आज के समय में हम जिन क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं: पेंडुलम क्लॉक्स, क्वार्ट्ज क्लॉक्स, डिजिटल क्लॉक्स या फिर एटॉमिक क्लॉक्स। इसमें से एटॉमिक क्लॉक सबसे एक्यूरेट होती है, और यह माइक्रो सेकंड को मेजर करने में भी सक्षम होती है।
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि मॉडर्न टाइम्स में हम पेंडुलम क्लॉक्स का इस्तेमाल करके टाइम को मेजर करते हैं, तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है। एक सिंपल पेंडुलम एक अरेंजमेंट होती है जिसमें कि एक मेटेलिक बॉल को या फिर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका कि कुछ मास हो, उसको हम एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के द्वारा सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि हैंग कर देते हैं। यह जो मेटालिक बॉल है या फिर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम कहा जाता है। इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और इस सिंपल पेंडुलम में यदि हम बॉब को एक साइडवेज में पुल करके छोड़ दें, तो यह एक टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने लगता है। यह ऑसिलेटरी मोशन साइक्लिकल नेचर का होता है। इसका मतलब यह है कि इस ऑसिलेटरी मोशन में जो हमारा बॉब है वो अपने पाथ को एक एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता रहता है। जब सिंपल पेंडुलम का बॉब अपने रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो उस पोजीशन को हम सिंपल पेंडुलम के बॉब का मीन पोजीशन कहते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ओ बॉब का मीन पोजीशन है। यदि हम सिंपल पेंडुलम के बॉब को साइडवेज में पुल करके और उसे छोड़ दें, तो हमारा सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने लगेगा। ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा बॉब एक एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करता रहता है। यानी कि हमारा बॉब ओ से ए पोजीशन पर मूव करेगा, जो कि एक एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा और वापस ओ की तरफ मूव होता हुआ बी पॉइंट पर जाएगा। बी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर बी पर बॉब दोबारा से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा और फिर यह ओ से होता हुआ ए पोजीशन पर जाएगा। तो इस तरह से यह इस मोशन को रिपीट करता रहेगा। इसीलिए बॉब की इस ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। वन ऑसिलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि लेट अस से कि बॉब हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, ओ से स्टार्ट करता है, ओ से यह ए पर जाता है, फिर ए पर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके फिर बी पोजीशन पर जाता है और बी पोजीशन पर जा करके फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके वापस ओ पोजीशन पर आता है। तो इतनी मूवमेंट को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। इसे हम कुछ दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं वन ऑसिलेशन को। जैसे कि हम यह भी कह सकते हैं कि जब हमारा बॉब ए पोजीशन से मूव करके बी पोजीशन पर जाता है और बी से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके वापस ए पोजीशन पर आता है, तो इतने मोशन को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जब सिंपल पेंडुलम का बॉब अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और वहां पर जाकर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके फिर से वापस अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, तो इतने मोशन को हम वन ऑसिलेशन का नाम देते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सिंपल पेंडुलम का बॉब ए से मूव करके बी पर जाता है और बी से वापस मूव करके ए पर आता है, तो इतने मोशन को हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। सिंपल पेंडुलम को वन ऑसिलेशन परफॉर्म करने में जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यह देखा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। आज के समय में जब हमने टाइम को मेजर करना सीख लिया है, तो ऐसी स्थिति में पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वर्ल्ड में सभी जगह पर टाइम को मेजर करने के लिए सेम यूनिट का इस्तेमाल हो। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। इसे हम स्मॉलेस्ट से डिनोट करते हैं। 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर होता है। मिनट का जो करेक्ट सिंबल है वो MIN होता है। आवर का करेक्ट सिंबल H होता है और सेकंड का करेक्ट सिंबल हमने जैसा डिस्कस किया स्मॉल s होता है। जब हम टाइम को लिखते हैं तब हम न्यूमेरिकल वैल्यू
के बाद एक स्पेस देते हैं और उसके बाद हम यूनिट को मेंशन करते हैं। जैसे कि यदि हमें 1 मिनट लिखना होगा तो हम 1 स्पेस MIN लिखेंगे। इसी तरह से यदि हमें 1 सेकंड लिखना होगा तो हम 1 स्पेस सेकंड लिखेंगे, और इसी तरह से यदि हमें 1 आवर लिखना होगा तो 1 स्पेस आवर लिखेंगे। हम कभी भी लेटर से कि हमें 5 आवर लिखना है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे 5 HRS, हम लिखेंगे सिंपली 5 स्पेस H। यहाँ पर यहाँ पर आवर्स को डिनोट करने के लिए भी H का ही इस्तेमाल किया जाता है, मिनट्स को डिनोट करने के लिए भी MIN का इस्तेमाल किया जाता है, और सेकंड्स को डिनोट करने के लिए भी S का ही इस्तेमाल किया जाता है। यही करेक्ट कन्वेंशन होता है। अब हम यह समझेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस से कि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और हमें यह जानना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट धीरे मूव कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम इस बात को जानने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा है, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सेम टाइम में दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जिस ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हम कहेंगे कि वो फास्टर मूव कर रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट फास्टर मूव करता है, हम यह भी कह सकते हैं कि उसकी स्पीड तेज़ है, और जो ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव करता है, हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड स्लो है। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, मतलब कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड से डिनोट करते हैं। यह यूनिट टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, और 1 आवर भी हो सकता है। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इसीलिए यदि हम स्पीड का फॉर्मूला, जो कि होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उसमें अगर हम डिस्टेंस की ऐसा यूनिट रखें और टाइम की ऐसा यूनिट रखें, तो हमें स्पीड की ऐसा यूनिट मिलेगी मीटर पर सेकंड। स्पीड की एक और यूनिट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है किलोमीटर पर आवर। अब हम स्पीड के फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 3.6 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो सबसे पहले जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें जो भी यूनिट्स दी गई हैं उनको हम उनके SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो हम 3.6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 3.6 किलोमीटर होगा 3600 मीटर के बराबर। इसी तरह से 15 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हम 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 15 मिनट इज इक्वल टू 900 सेकंड। अब हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से यदि हम स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यू जो कि 3600 मीटर है और टाइम की वैल्यू जो कि 900 सेकंड है, यदि हम इसे फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारी स्पीड कैलकुलेट होकर के आएगी 4 मीटर पर सेकंड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट गिवन हो और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस ये दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम स्पीड को इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कि अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो हम सेम फॉर्मूला जो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, इसमें हम टाइम को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जा करके, यानी कि स्पीड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि हमें स्पीड दिया हो और टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट है कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड से।
अब हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रिलेशनशिप के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए व्हीकल मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। अब इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दिया हुआ है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम दिया हुआ है जो कि 2 आवर्स है। हम इसको एसआई यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि स्पीड की हम एक ऑल्टरनेट यूनिट किलोमीटर पर आवर भी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसे किलोमीटर पर आवर में भी रहने दे सकते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यदि हम यहाँ पर स्पीड की वैल्यू जो कि 50 किलोमीटर पर आवर है और टाइम की वैल्यू जो कि 2 आवर्स है, इसको पुट अप कर दें, तो डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 100 किलोमीटर के बराबर। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है कि ए व्हीकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो व्हीकल को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो है 360 किलोमीटर, और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की। तो हम जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यदि हम इस फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यू जो कि 360 किलोमीटर दी हुई है और स्पीड की वैल्यू जो कि 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, यदि हम उसको सब्सटीट्यूट कर दें, तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 4 आवर्स। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता हुआ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। सिंपल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो हम ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हुआ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तो ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कह सकते हैं। सिंपल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हुआ अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, तो ऑब्जेक्ट की ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई कार सिटी के अंदर ट्रैफिक में मूव करती है, तो यह तो स्ट्रेट और लेटस से कि वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, तो कार के लिए यह संभव नहीं होता कि वो हर समय पर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर सके। इसीलिए हम कार के ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में स्पीड को और टाइम को किन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से मेजर करते हैं। जब हम स्कूटर पर या मोटरसाइकिल पर या फिर कार में या बस में ट्रेवल करते हैं, तो इन व्हीकल्स में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट हमें व्हीकल की स्पीड को मेजर करके किलोमीटर पर आवर में दर्शाता है। और इसी तरह से एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। यह भी कार्स में, बसेस में, स्कूटर्स में या मोटर बाइक्स में लगा होता है। यह इंस्ट्रूमेंट हमें यह दिखाता है कि हमारा व्हीकल कितने किलोमीटर तक चल चुका है। और टाइम को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे स्टॉप वॉच कहते हैं। इसकी सहायता से हम शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि हम किस तरह से टाइम को मेजर करके डिफरेंट इवेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करना सीखा, और यह जाना कि किस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कैलकुलेट करके यह बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा, और यह जाना कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके लेंथ पर तो डिपेंड करता है, परंतु सिंपल पेंडुलम के बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिस्कस करा, और हमने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच।